हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आज 19 जनवरी 2023 है और सीटेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारे ही सब्जेक्ट जो जो आपसे पूछे गए हैं। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारा देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीडीपी का देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बालकों का जो व्यक्तित्व विकास होता है उसका कुछ हद तक जो है अनुमान लगाया जा सकता है, पर जो बच्चों की दर होती है विकास की वो अलग अलग होती है। ठीक है, रेट अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास किस स्तर पर बच्चे की लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाइयां महसूस करते हैं। देखिए, मैंने आपको पियाजे की थियोरी में समझाया हुआ है फ्रेंड्स। ये स्टेज होती है मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज। ठीक है, आई होप आपको याद होगी। इसमें कह रहा है अमूर्त चीज़ों के लिए दिमाग नहीं लगा पाता है, ऑब्वियसली, क्योंकि अमूर्त चीज़ों के लिए दिमाग लगाता है वो औपचारिक अवस्था की स्टेज में, बट यहाँ पर नहीं लगा पा रहा है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। समालोचनात्मक सोच होती है फ्रेंड्स क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, आंसर होगा अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और प्रदूषण कम करने के विभिन्न उपाय सोचिए, और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है उसके उपाय सोचेंगे। तो ये होता है फ्रेंड्स समालोचनात्मक चिंतन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक बच्चों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। नहीं है पूछा है, ठीक है, नेगेटिव। तो राइट आंसर होगा अभिसारी सोच। जो अभिसारी सोच होती है यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये जो है सृजनात्मक बच्चों की पहचान नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर ये नहीं होती है तो क्या होती है विशेषता। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना, उनमें अपसारी सोच होती है। बस एक वर्ड का डिफरेंस है, अपसारी सोच होती है, अभिसारी सोच नहीं होती है। अपसारी सोच को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज़्यादा डिटेल थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, एक संप्रत्यय को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। तो उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण इसके प्रयोग से जो है टीचर को बचना चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक जिसको बोलते हैं उसको प्रेरक के रूप में उपयोग करने का उचित तरीका है। तो आंसर होगा विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये सिद्धांत नहीं होता है विकास का। ठीक है, अब आपको विकास के सिद्धांत पढ़ के जाने हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको बताए थे दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीटेड आपसे पूछी जा रही हैं अलग अलग शिफ्ट में, चाहे आप पेपर 1 देखें या फिर पेपर 2 देखें। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ वो दो चीज़ें। एक होता है विकास बच्चे का सर से पैर की ओर, जिसे बोलते हैं हेड टू टो, इसको बोला जाता है सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, हेड टू टो जो डेवलपमेंट जाता है सर से पैर की ओर उसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल। और अगर आपसे पूछ ले बच्चे का विकास जब केंद्र से बाहर की ओर हो यानी कि सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ हो तो आप उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक आयामी बोला है, कभी भी आपका डेवलपमेंट एक आयामी नहीं होगा। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है ना वो पहले तो आप ध्यान रखिए कि रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं आएगा डेवलपमेंट में, बट जो डेवलपमेंट होता है वो मॉडिफिएबल होगा। आप डेवलपमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में चलता है, आप थोड़ा बहुत भविष्यवाणी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? बताइए। 3 लेवल आपको याद होंगे, मैंने बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये जो स्टेज आती है ना, ये पारंपरिक चरण की स्टेज होती है, ये कन्वेंशनल पीरियड होता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? सार्थक शिक्षण, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यही होता है। ठीक है, सार्थक शिक्षण। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? तो वो होती है फ्रेंड्स सहयोगी प्रायोजित कार्य। ठीक है, अब देखिए अलग अलग विधियों से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे डायरेक्ट मेथड है, प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड है, अप्रत्यक्ष विधि है, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। तो आप मेथड्स देख लीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको सारी करवाई हुई हैं, हिंदी पेडागोजी की सीरीज़, इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ और मैथ्स पेडागोजी की सीरीज़ में जितनी भी प्लेलिस्टें हैं सब में मैंने आपको करवाया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको एंड में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपके हर शिफ्ट में आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ के जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। राइट आंसर होगा, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में वह रुचि रखता है। ठीक है, ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब बच्चा किसी भी काम को अपने मन से करता है, अपने इंटरेस्ट से, अपनी रुचि से करता है, तो वो होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाह्य अभिप्रेरणा होती है जब हम किसी रिवॉर्ड के लिए कोई काम करते हैं, हमको प्राइज़ मिलने वाला है, हम इसलिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो होती है बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना तो उन्हें अपने निगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। यह है फ्रेंड्स अन्वेषित अधिगम को बढ़ावा देने की विधि। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास डैश है, विकास क्या है? विकास में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, बदलाव कर सकते हैं कुछ हद तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा समायोजन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पियाजे की थ्योरी। सबसे पहले आप ध्यान रखिए ये स्कीमा किससे रिलेटेड है। स्कीमा रिलेटेड होता है फ्रेंड्स पियाजे से। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि स्कीमा वर्ड किसने दिया था, तो ये दिया था पियाजे ने। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं पदों के रूप में परिभाषित किया? तो वो है फ्रेंड्स हावर्ड गार्डनर। ठीक है, पूरा नाम लिख लीजिएगा, हावर्ड गार्डनर। इन्होंने बोला बुद्धि जो है एक प्रकार की नहीं होती है बल्कि बुद्धि अनेक प्रकार की हो सकती है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो आंसर होगा, एक क्लासरूम में अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? सहयोगात्मक अधिगम द्वारा बच्चों को सहायता मिल सकती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, विवेचनात्मक चिंतन ही आपका समालोचनात्मक चिंतन होता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, यही होती है क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जहाँ पर बच्चा किसी भी चीज़ को एज इट इज़ मान नहीं लेता है बल्कि उसके पीछे का रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका प्रूफ ढूंढने की कोशिश करता है, वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए, तो फ्रेंड्स सीडीपी के हमने बात कर लिए सारे क्वेश्चंस की। अब हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी में जैसे कि आप जानते हैं 15 मार्क्स का आपका पैसेज आता है जिसमें से एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है और 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है फ्रेंड्स। तो ये पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम वो देखेंगे।
देखिए पहला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भ के अनुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, हिंदी अगर आपकी लैंग्वेज है तो वहाँ पर संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। ठीक है, NEP 2020, NCF 2005 इन दोनों ने ये कहा है फ्रेंड्स कि जो मातृभाषा होती है बच्चे की, जो घर की भाषा होती है, उसको नकारना नहीं है बल्कि बच्चों को बोलने देना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा नोम चॉम्स्की द्वारा बताया गया है? तो नोम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको करवाया था फ्रेंड्स, नोम चॉम्स्की। ठीक है, हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ में LAD की बात करी थी इन्होंने कि बच्चों के अंदर LAD होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसके थ्रू बच्चे जो है भाषा को अर्जित करते हैं। ठीक है, इनमें जन्मजात क्षमता होती है। 5 साल तक ये LAD स्ट्रॉन्ग रहता है एंड आफ्टर 5 ईयर ये LAD वीक होने लगता है। ठीक है, चलिए आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, आप चाहें तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी CTET में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बच्ची को भाषा बोलने में कठिनाई होती है तो उसमें कौन सा विकार है? देखिए, भाषा बोलने में भाषा से रिलेटेड होता है अफेजिया, जिसको हम डिस्फेजिया भी कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, अफेजिया को डिस्फेजिया भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स अभी तो आपसे पूछ लिया गया कि भाषा बोलने में कौन सी कठिनाई होती है। ठीक है, हो सकता है आपके शिफ्ट में पूछ ले, जब बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है तो कौन सा विकार है? वो डिसकैलकुलिया होता है। जब लिखने में प्रॉब्लम आती है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो वो डिसग्राफिया होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसमें सारे अधिगम विकार आपको करवाए हैं। वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, अप्रॉक्स 10 मिनट की होगी, वो आप देख लीजिएगा, उससे आपके सारे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष समस्या को पहचान कर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो वो है फ्रेंड्स आकलन। ठीक है, किसी समस्या को पहचान करके उसके अनुसार शिक्षण विधि में जब सुधार किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं आकलन करना, असेसमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं होगा? तो भाषा दूसरी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ही इसका आंसर होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नेगेटिव गया है। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है भाषा जो है दूसरी भाषा को सीखने में हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप नहीं करती है बल्कि सहायता करती है। ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? तो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत कन्फ्यूज़न होती है कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ लोग समझते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी हमारी राजभाषा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका अपनी कक्षा को 5-5 के समूह में बांटती है तथा मानस मंथन, आप कह सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है इसको इंग्लिश में, तथा मानस मंथन और चर्चा के द्वारा वह प्राकृतिक दृश्य, इमारतों, व्यक्ति जैसी थीम पर प्रश्नों के माध्यम से विचार एकत्रित करने के लिए कहती हैं और इन पर संक्षिप्त रिपोर्ट लिखने के लिए कहती हैं। यह कार्य किस रूप में जाना जाता है? आंसर देखेंगे, परियोजना कार्य। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के रूप में ये जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चॉम्स्की से रिलेटेड, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह क्या कहलाता है? ये कहलाता है फ्रेंड्स सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, इससे पहले वाले एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर की बात करते हैं नोम चॉम्स्की, हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये यूनिवर्सल ग्रामर, जनरेटिव ग्रामर भी ध्यान रखिए नाम, क्योंकि ये इंग्लिश पेडागोजी में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैथ्स की। पेपर 2 में आप जानते हैं आपका जो भी मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स भी आता है और साइंस भी आता है, और जो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स साइंस की जगह पर एसएसटी आता है। ठीक है, तो जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसे ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है? आंसर है, शिक्षक कक्षा में इन डंडियों के बंडल, अबेकस, नकली नोट लेकर आए हैं और स्थानीय मान सिखाने के लिए बच्चों को सामूहिक गतिविधियों में लगाए रखते हैं। कहने का मतलब है वो रियल लाइफ से कनेक्टेड चीज़ें लेकर आए हैं बच्चों को स्थानीय मान सिखाने के लिए, प्लेस वैल्यू सिखाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र, प्रिंटिंग दुपट्टे लेकर आए हैं। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकते हैं? तो आंसर होगा फ्रेंड्स आकृति तथा पैटर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? आंसर होगा वैन हीले। वैन हीले का ज्योमेट्रिकल थॉट का मॉडल आप ज़रूर पढ़ के जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि उसके अंदर जो उन्होंने लेवल बताए हैं ना, विजुअलाइजेशन, वो सारे वो आप पढ़ के जाना, उनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसको बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, इसके लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन बताइए। तो जो विजुअलाइजेशन है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं चाक्षुषीकरण, यह जो है फ्रेंड्स एक आधारभूत स्तर है, यानी कि बेसिक लेवल यही है वैन हीले का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है? तो वो है फ्रेंड्स प्रक्रियात्मक प्रवाह। ठीक, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा द्वितीय के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते? तो आंसर है 1/4 + 3/4। इसको सॉल्व करना कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान यानी कि स्पेशल संबंधित समझ के विकास के लिए अति उपयुक्त है? तो आंसर होगा उनके घरों के कक्षों के आकार और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी अभी मैथ्स पेडागोजी की। अब मैथ्स में जो कंटेंट पूछा गया है वो देखिए। प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आए हैं, मीन, रेंज, मीडियन, ये तो आप पढ़ के जाइए फ्रेंड्स, ये बेसिक हैं, ये हर शिफ्ट में आ रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड और रेंज। ठीक है, और डायरेक्शन से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिशाओं से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चंस। पहला है, हस्त आधारित क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है वो बताना है। आंसर है विस्तारित अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान करना एंड प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव मंडल आरक्षण से संबंधित सही कथन चुनिए। तो जैव मंडल आरक्षण वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र, ह्यूमन आई से भी क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो वो बना रहता है 1/15 सेकेंड तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 8 के किसी विद्यार्थी का कथन है कि हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है, और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। तो शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होनी चाहिए? कहने का मतलब है टीचर जो है उस बच्चे को क्या सलाह देंगे इस चीज़ के लिए? तो अंतरिक्ष से लिए गए चित्र को प्रस्तुत करेंगे टीचर,
और बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह कितनी अधिक बड़ी है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस पर बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ अधिगम उद्देश्य किस संज्ञानात्मक प्रकरण से मेल खाता है? तो वो खाता है फ्रेंड्स सृजना से। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर्जना, क्रिएटिविटी से खाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग को सही क्रम में लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना आपका उत्सर्जन तंत्र, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले भी बने हैं। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस आप याद रखेंगे। इसका मैंने पीडीएफ भी आपको शेयर किया था फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, 2011 से लेकर 2022 तक साइंस में जितने भी आपसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो सब मैंने आपको सॉल्व करके पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर भेजी हुई है। ठीक है, उसे आप देख कर जाइएगा। और साथ में जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है ना, उत्सर्जन तंत्र, इसका भी पूरा डायग्राम बना करके ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करके दिखाई थी। ठीक है, वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए इसका सीक्वेंस है, सबसे पहले आता है किडनी, कुछ इस तरह से आपको डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे, ये किडनी होती हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद यूरेटर आता है यहाँ पर। ठीक है, मैं अच्छे से इस डायग्राम को बना देती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत। ठीक है, वैसे डिटेल में मैंने आपको भेजा हुआ है टेलीग्राम पे। देखिए इस तरह से ये आपकी किडनी होती हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे करके बना होता है, आप ऐसे ला सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, अभी मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ फ्रेंड्स, अब ये पूरा अच्छा तो बन नहीं पाएगा ऐसे में, आप मेरे नोट्स से देख सकते हैं। ये रहा, फिर भी समझने के लिए ठीक है। ये होती हैं फ्रेंड्स आपकी किडनी। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो यहाँ पर से आ रहा है ना, ये वाली लाइन जो है, ये कहलाती है आपकी यूरेटर, और ये होती है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये होता है यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा के भी नीचे, सबसे नीचे आता है यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, तो यही सीक्वेंस है, सीक्वेंस आपको याद रखना है। सबसे पहले किडनी, उसके बाद यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरिथ्रा, एंड देन यूरिनरी ओपनिंग। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तो मानव उत्सर्जन तंत्र की बात हुई है ना, ऐसे ही सीक्वेंस आपसे एक शिफ्ट में पूछा गया है डाइजेशन सिस्टम का। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप फूड इनटेक करते हैं बकल कैविटी से, देन वो स्टमक में जाता है, उसका जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है स्टमक से, और पूरा डाइजेशन उसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद वेस्ट मटेरियल उसका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो वो पूरी प्रोसेस आपको देखनी है, उसका सीक्वेंस ज़रूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमंथी जंतुओं को पहचानिए जिन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं इंग्लिश में। वो हैं गाय, भैंस, हिरन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिए और क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आए हैं फ्रेंड्स। एक आया है समतल दर्पण से, यानी कि प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेंस से क्वेश्चन देखने को मिला है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, आप पढ़ के जाइएगा। विद्युत परिपथ से क्वेश्चन बना है। औसत चाल, देखिए हर शिफ्ट में औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड से एक न्यूमेरिकल हर शिफ्ट में बन रहा है फ्रेंड्स। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके शिफ्ट में अभी बनेगा ही बनेगा, इसलिए आप वो पीडीएफ देख लीजिए जिसमें मैंने सारे न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बन रहा है। जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इससे तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स, इन दोनों को लेकर टेबल बनाई जा रही है और वहाँ पर ऐसे दे रहा है कि इनमें से कौन सी चीज़ जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे क्लोरोफिल होता है, वो जंतु कोशिका में नहीं होता है, पादप कोशिका में होता है ना, तो आप इनमें डिफरेंस देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष, ये आप ध्यान रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज़ें हमको साफ नहीं दिखाई देती हैं। ऐसी एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू करते हैं।
ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज़ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देख कर जाइएगा फ्रेंड्स, वो बहुत ज़रूरी है। आई होप वैसे आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको याद करने की ट्रिक आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर कौन सा होता है वो आपको पता होगा, पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी ये ट्रिक पूरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इंग्लिश की अगर बात करें, इंग्लिश में भी आपका पैसेज आता है 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो पेडागोजी रहती है ना, पेडागोजी में कैसे क्वेश्चन पूछे देखो, निपुण भारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। निपुण भारत एक नया टॉपिक इस बार आ रहा है और मैंने एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, वो आप ज़रूर देखिएगा। 2000 बच्चों ने लगभग देख ली है, आप भी देख लीजिए। अगर आप वो टॉपिक देख लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। दूसरा LSRW से क्वेश्चन, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं मैंने करवाई हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन बन रहा है, समावेशी शिक्षा। RT 2009 से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, 6 से 14 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट CCE से क्वेश्चन बन रहा है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये सब मैंने करवाए हुए हैं फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये वही हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, अफेजिया वगैरह, वो सब आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्टिव स्किल्स, ठीक है, जो LSRW हैं उसमें 2 प्रोडक्टिव होती हैं, 2 रिसेप्टिव होती हैं, उन स्किल से आया है। चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही हम अब नेक्स्ट एग्ज़ाम का एनालिसिस करने वाले हैं, नेक्स्ट डेट का। बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपकमिंग जो CTET आएगा उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।